हेलो फ्रेंड्स। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो आप लोगों के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों को 24 डेज तक 24 वीडियोस दूंगा जो कि आपके बिजनेस स्टडीज के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगी और 100 से भी ज़्यादा केस स्टडीज होंगी। पहले हम लोग करेंगे एक एक करके सारे चैप्टर 12 दिन तक, और उसके बाद जो 12 दिन बचेंगे उसमें हम करेंगे 100 से भी ज़्यादा केस स्टडी। तो भाई ये पहली वीडियो है, आज 12 तारीख है, सुबह के 9 बज रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि चैप्टर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम औरों के साथ मिलके काम करते हैं, इफेक्टिवली अचीव करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बहुत सारे। सबसे मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है भाई, प्रॉफिट देना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी बिजनेस का। हमें इसको कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली अचीव करना है, अच्छे से अचीव करना है, लेकिन रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जितनी नीड है उतना ही रिसोर्सेज को यूज करना है, वेस्टेज नहीं होने देनी। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमें पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, नई नई टेक्निक्स आती हैं बिजनेस करने की, तो हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में कॉप अप करके करनी है सारी चीजें। ठीक है भाई, औरों के साथ मिलकर काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो दोनों चीजें बताया था मैं आपको। इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप टास्क को कर दो, कंप्लीट कर दो टास्क को, गोल को अचीव कर लो, और ये आपके एंड रिजल्ट से रिलेटेड होता है। किसी भी चीज को करके देना, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, आप लोग, मैंने बोला कि आपको 4 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट करना है, आप लोगों ने कर दिया, तो ये इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे भी आप लोगों ने काम टाइम पे ही किया है, लेकिन जो कॉस्ट आई है वो मिनिमम आई है, कम से कम कॉस्ट में किया है। जैसे मैंने दो बच्चों को बोला, ऊपर देखो, दो बच्चों को मैंने बोला कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। दोनों को मैंने बोला 4 दिन बाद करना है, दोनों ने 4 दिन बाद सबमिट कर दिया। लेकिन जो पहला बच्चा था उसने असाइनमेंट बनाने में जो पैसे लगाए वो थे 50 रुपये। उसने 50 रुपये लगाए पहले वाले ने, और दूसरे वाले ने लगाए 100 रुपये। ठीक है, अभी दूसरे ने लगाए 100 रुपये। अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों ने सबमिट करा असाइनमेंट टाइम पे। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो जो सेकंड स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने 50 रुपये में असाइनमेंट बनाया, ये एफिशिएंसी है इसके, मिनिमम कॉस्ट में इसने ये काम किया है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है भाई, कितनी कॉस्ट लग रही है और हमें उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। हमें मिनिमम कॉस्ट लगानी, कम से कम पैसा लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर चीज़ की कॉस्ट देखते हैं कि इस चीज़ को करने में कितना पैसा लग रहा है और हमें इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इफेक्टिवनेस में हम लोग सिर्फ खर्चा करते हैं और अपना टास्क राइट टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं। डूइंग द टास्क करेक्टली एंड ऑन टाइम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, टास्क को कंप्लीट करना है टाइम पे। एबिलिटी टू डू वर्क करेक्टली एंड ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट वाली बात यार याद रखना कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें कॉस्ट मिनिमम लगानी है लेकिन हमें टास्क को भी कंप्लीट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली विद मिनिमम रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो हमें करना क्या होता है? हमें इफेक्टिवली गोल्स को अचीव करना होता है एफिशिएंसी के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। इफेक्टिवनेस की एक अच्छी बात होती है कि इफेक्टिवनेस में जब भी आप कोई टास्क करते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करते हो, आप खर्चे का सोचते ही नहीं। और हम, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो अच्छा ही दिखे, अच्छा लगे। तो इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है और एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। पैसा भी कम लगाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को दिखाएंगे भी बहुत बढ़िया। तो ये होती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में बैलेंस बनाना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% इफेक्टिव हो जाओ या 100% एफिशिएंट हो जाओ, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के 6 हैं यहाँ पे।
मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक डायमेंशन नहीं है मैनेजमेंट का। हमें तीन चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें वर्क का मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट करना होता है। ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है जो काम है उसको हमें डिवाइड करना है और उसको मैनेज करना है कि कौन बंदा मतलब किस पोजीशन के लिए क्या क्या जॉब होंगी। पीपल मतलब हमें किस तरीके से उनको रिक्रूट, उनको वहाँ पे लगाना है जॉब पे। ऑपरेशन मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है उनको कैसे मैनेज करना है। तो तीन चीजें होती है मैनेजमेंट के अंदर। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में मैनेजमेंट कर दिया उसके बाद आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता, जब तक बिजनेस चलाओगे तब तक आपको मैनेजमेंट करना जरूरी है। सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। जैसे ही कुछ नया एनवायरनमेंट आएगा आपको नया टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी मैनेजमेंट की, कुछ नया लेके आना पड़ेगा, बट मैनेजमेंट होगा ही होगा। और डायनामिक फंक्शन है, आप चाहो तो मैनेजमेंट के टेक्निक्स को चेंज भी कर सकते हो। आप जिस तरीके से पहले मैनेजमेंट करते थे उससे अलग तरीके से भी जाके आप मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो एक छोटा से छोटा पेट्रोल पंप हो या एक बहुत ही बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, हर जगह पे मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप फील जरूर कर सकते हो। आप अगर किसी बैंक में जाते हो तो आपको दिखता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, फील करते हो आप लोग उस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बोलते हो कि हाँ बहुत ही अच्छी सर्विसेज थी, बैंक की लाइन भी नहीं थी, अच्छे सारे काम हो गए। आप दूसरे बैंक में गए, वहाँ आपने देखा बहुत लंबी लाइन थी, टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट बेकार है। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन हम लोग फील कर लेते हैं। मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप एक्टिविटी है, एक बंदा तो मैनेजमेंट कर नहीं पाएगा, तो सब मिलके ही मैनेजमेंट करते हैं। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैं आपको प्रॉफिट बता चुका हूँ। और भी दो होते हैं, सर्वाइवल और ग्रोथ। इसको मैं बोलता हूँ एसपीजी। एसपीजी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन होते हैं, एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है मार्केट में सर्वाइव करना, मार्केट में अपने बिजनेस को सर्वाइव कराना, ये सबसे पहला हमारा काम होता है। दूसरा हमारा काम होता है प्रॉफिट कमाना, और जब हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो हम लोग अपनी नई ब्रांचेस खोलेंगे, ग्रोथ करेंगे हमारे बिजनेस को। तो एसपीजी ऑर्गेनाइजेशन के ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस चल रहा है हम सोसाइटी को भी तो कुछ ना कुछ दें। ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग सारी चीज़ें खुद ही अचीव कर ले, हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दें। तो दो जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट दें, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें सोसाइटी को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि उनका भी घर चलता रहे। और हम उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें या गुड क्वालिटी सर्विसेज दें एट रीजनेबल प्राइस। हम उनको अच्छे प्रोडक्ट दें कम से कम दामों पर, जो रीजनेबल प्राइस है उस पर दें। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा होता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे वर्कर्स हो गए, हम उनको क्या दे रहे हैं वो भी तो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना। वो हमसे सैलरीज एक्सपेक्ट करेंगे, बोनस एक्सपेक्ट करेंगे, पर्क्स एक्सेप्ट करेंगे, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे हम लोगों से, तो सारी चीज़ें हम लोग उनको देंगे। सो उसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक मैनेजमेंट के लिए। तो तीन हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। यार अगर 5 से 6 एम्प्लॉयज़ आप लोगों के पास है और एक एम्प्लॉयर है, मालिक है, तो सब मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग सब अपने अपने ग्रुप गोल्स अचीव करेंगे। हम लोग सारे इंडिविजुअल्स अपने गोल्स को अचीव करेंगे। जैसे मैं बोलूँ, एक बंदा है जिसका नाम है ए। ये ए बंदा है, ये चाहता है कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये हो, मेरी सैलरी 10,000 रुपये हो महीने की, पर मंथ मेरी सैलरी 10,000 रुपये हो। एक ये बी, ये एम्प्लॉयर है, मालिक है कंपनी का, ये चाहता है कि मैं कंपनी को 1 लाख का टर्नओवर दूं, 1 लाख की सेल्स दूं एक महीने में। ठीक है, 1 लाख की सेल्स दूं एक महीने में। तो ए ने क्या कहा कि सर मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं आपकी सेल्स को इतना बढ़ा दूंगा, 1 लाख रुपये महीना आपकी सेल्स ला दूंगा, तो आप लेकिन मुझे 10,000 रुपये दे देना मंथली। तो बी ने कहा ठीक है भाई, तू मेरे गोल्स को अचीव कर रहा है, मैं तेरे गोल को अचीव कर रहा हूँ,
दोनों गोल्स अचीव हो रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, दोनों के गोल्स अचीव हो गए। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मैंने आपको पीछे बताया, हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कितना पैसा लग रहा है और उससे क्या बेनिफिट निकलेगा, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजिड रहेंगे, हम लोग फिक्स रहेंगे एक जगह पे, नहीं, हम लोग और भी अच्छे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, तो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पीछे दिखा चुका हूँ आप लोगों को क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, पर्क्स देना, बोनस देना, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है इन चीज़ों में। फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। जब मैनेजमेंट सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देगा, जॉब्स देगा, तो सोसाइटी का भी साथ साथ डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का तो हो ही रहा डेवलपमेंट, और साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस है या एक प्रोफेशन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट से बात करता हूँ। आर्ट क्या होती है भाई, आर्ट होती है कला, जिसके लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज की नीड होती है। ठीक है, कोई भी तरह की अगर आप कला है, आर्ट है आपके अंदर, डांसिंग है, सिंगिंग है, तो उसके लिए आपको कुछ थियोरेटिकल नॉलेज की नीड होती है। जैसे मैं डांस की बात करूँ तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, उनकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ही सिंगिंग हो गई, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको वो पता होना ज़रूरी है। तो आर्ट का मतलब हो गया ये एग्जिस्टेंस होती है थियोरेटिकल नॉलेज की। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से, कंपेयर करता हूँ इस चीज़ को कि क्या मैनेजमेंट को भी थियोरेटिकल नॉलेज की नीड होती है, तो इसका आंसर है यस, मैनेजमेंट को भी थियोरेटिकल नॉलेज की नीड होती है। हाँ, तो ये वाली चीज़ तो एप्लीकेबल हो गई। अब आगे देखो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आर्ट है वो अपने पास, इंडिविजुअल के पास ही रहता है। सपोज ए को डांस आता है तो ए को ही डांस आता है ना, ये तो नहीं होगा कि ए से बी को डांस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, जो डांस ए को आता है वो ए को ही आएगा, ये आर्ट ए के अंदर है। जो बी के अंदर आर्ट है वो सिंगिंग की है, तो वो बी के अंदर आर्ट है। ये पर्सनलाइज्ड, हर बंदे के अंदर अपनी अपनी आर्ट होती है, कला होती है। ऐसे क्या मैनेजमेंट में भी होता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल होता है। आप अगर मैनेजर हो तो आप मैनेजर हो ना, आपके भाई या आपके दीदी ये सब मैनेजर नहीं बने, आप खुद मैनेजर बने हो, तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो आर्ट है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। हम लोग नए नए तरह के क्रिएटिव्स करते हैं, डांस फॉर्म, सिंगिंग फॉर्म्स या और भी कोई आर्ट है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्रिएटिव बनने के लिए। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही तो होता है, हम भी तो चाहते हैं क्रिएटिविटी हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो तीनों की तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है, बिल्कुल है ये एक आर्ट। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आगे चलते हैं, क्या मैनेजमेंट साइंस है? साइंस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होती है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की, पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती है आपको, एक एक चीज़ चाहिए होती है अच्छे से, जो कि साइंस में होती है। ठीक है भाई। ऐसा ही अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो भाई मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही होता है ना, हमें मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, जहाँ से हमें सारी की सारी नॉलेज मिले। ठीक है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल बन चुका है। ऐसे ही क्या नाम है, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस की जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट की वैलिडिटी यूनिवर्सल है, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट उल्टा भी पड़ जाता है, कई बार दिक्कत भी हो जाती है मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी है मैनेजमेंट की भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्प्योरिटी रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन इम्प्योर साइंस जरूर है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक इम्प्योर साइंस है, इम्प्योर साइंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया ये, मैनेजमेंट जो है वो इम्प्योर साइंस है। आगे चलते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। प्रोफेशन का मतलब सीए हो गया, और भी कोई तरह का प्रोफेशन हो गया, टीचिंग हो गया, इसके लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट में भी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है? हाँ, मैनेजमेंट भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। एमा, AIMA, ये देता है आपको मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट, AIMA, एमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ठीक है, हमारे पास भी है, मैनेजमेंट में भी होता है एक एसोसिएशन जहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो।
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में क्या होता है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ पर्टिकुलर बंदे ही होते हैं जो इसमें एंटर करते हैं, लेकिन सब एंटर नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो भाई मैनेजमेंट में सब एंटर कर सकते हैं, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा हमारे मैनेजमेंट के साथ प्रोफेशन का। प्रोफेशनल एसोसिएशन में, प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन में क्या होता है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे मैं लॉयर की बात करूँ, अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए बार काउंसिल में जाना पड़ता है, तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी है, लाइक एमा हो गया। पर ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक बंदा यहाँ का इंडिविजुअल जो है यहाँ पे पढ़ता हो, यहाँ का स्टूडेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन के अंदर, जो कि बिजनेस में भी होता है। धीरे धीरे सारे काम होते हैं, एक पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होता है किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये चीज़ यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है। जो भी बंदा प्रोफेशन में है, लाइक डॉक्टर हो गया, वो सर्विस के लिए काम करता है, आप उसको पैसे दोगे वो आपको बता देगा कि आपको क्या दिक्कत है, तो सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव ही है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। Levels of management. There are three levels of management: operational level of management, middle level, top level. ऑपरेशनल को हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन मिडल मैनेजमेंट, और फिर आता है सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट। ये एक तरह का पिरामिड सा स्ट्रक्चर है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं: लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन और सुपरवाइजर्स भी बोलते हैं, वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वो सब आते हैं इसके अंदर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं हमारे वर्कर्स हो गए, लेकिन याद रखना ये नीचे जरूर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लेकिन यही है। ठीक है, इनके बिना काम नहीं हो सकता किसी बिजनेस का। ऊपर के जो बंदे हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, वो डिसीजन बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन इनके बिना कोई काम नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं, और क्या करते हैं, बाकी चीज़ों में हेल्प करते हैं नीचे लेवल पे काम करके। नेक्स्ट आता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं भाई, इसके अंदर बंदे कौन से आते हैं, डिवीजन हेड्स हो गए, ऑपरेशंस मैनेजर हो गए। डिवीजन हेड का मतलब होता है कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ मैनेजमेंट का जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वर्क को डिवाइड कर देते हैं और हर एक बंदे को एक पर्टिकुलर बॉस बना देते हैं कि तू इस काम का बॉस है, तू मार्केटिंग का बॉस है, तू प्रोडक्शन का बॉस है, तू फाइनेंसिंग का बॉस है, तो वो सब आते हैं मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, क्या काम होता है इनका, ये लोग पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। जो भी पॉलिसी ये बनाते हैं ये मिडिल लेवल को देते हैं और मिडिल लेवल इसको देता है, तो ये क्या करता है, मिडिल लेवल दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करता है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ अ नेसेसरी पर्सनल, ये लोग एंश्योर करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में नेसेसरी बंदे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये लोग कौन होते हैं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेड हो गए। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेड हो गए, तो इनका काम है कि जो जो बंदे मार्केटिंग में होने चाहिए वो हमारे पास हैं, ये काम होता है इनका। और ये लोग उनको नेसेसरी ड्यूटीज़ भी असाइन कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा। सबसे ऊपर आते हैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूँ तो टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, चेयरमैन हो गया, चेयरमैन मालिक, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, वीपी बोल देते हैं इसको, वाइस प्रेसिडेंट को वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ। इनका काम क्या होता है, ये लोग ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, जो मैं आपको दिखाया तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। सारे के सारे डिसीजंस ये लोग खुद लेते हैं और नीचे लोगों को इंटरप्रेट कर देते हैं, बता देते हैं ये काम आपको करना है, फिर ये लोग काम करके आपको दे देते हैं। तो तीन तरह का मैनेजमेंट हो गया: लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक एक करके होते हैं ये सारे। सबसे पहले प्लानिंग होती है, हम लोग प्लान्स बनाते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो पांचों के पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इन पे बेस्ड एक एक चैप्टर है जो मैं आपको अच्छे से तब जाके समझाऊंगा। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेशन, विच इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। या जब भी आपको मैनेजमेंट करना है ना, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, जब आप लोग आपस में ही लड़ोगे तो मैनेजमेंट होगा कैसे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार केस स्टडीज़ में इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया कोऑर्डिनेशन को लेके। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ
सेपरेट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बोला कि 3-4 हेड है एक कंपनी में। जैसे मैंने बोला मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग हेड हो गया, फाइनेंस हेड हो गया और प्रोडक्शन हेड। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट हो गए, मैंने मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है, ये लोग प्रोडक्ट करते हैं, फाइनेंसिंग में पैसा लाते हैं, मार्केटिंग में ये लोग सेलिंग में हेल्प करते हैं, बेचने में हेल्प करते हैं चीज़ों को। अगर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर ही नहीं सकते। तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम 1000 यूनिट्स को बनाएंगे, इनको ऑर्डर मिला हुआ है 1000 यूनिट्स बनाने का, लेकिन अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इनको पैसे ही नहीं दे रहा 1000 यूनिट्स बनाने के, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सपोज इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया, इनने पैसे भी दे दिए, इसने 1000 यूनिट्स बना भी ली, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेच ही नहीं रहा, मना कर रहा है, भाई मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़ भी कैसे होती है। तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है कि हम लोग कितने यूनिट्स बनाएंगे, कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट होगा और किस तरीके से हम लोग इसको बेचेंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन की नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सारे के सारे ग्रुप एफर्ट्स को ये एक जगह ले आता है, इंटीग्रेट करता है, मिला देता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक ही ऑर्डर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1000 यूनिट्स है, तो सब लोग मान के चलेंगे कि 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करनी है, 1000 यूनिट्स की एक ही जगह से लेंगे, सही रहेगा। कोऑर्डिनेशन जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट अचीव कर लिया तो अगले में हम लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जो है ये भी एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर जगह एप्लीकेबल होता है ये। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेट करें, और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये दिमाग से खेला जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन दिमाग से करा जाता है। ऐसा नहीं है कुछ भी करके हम लोग क्या नाम है कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, दिमाग लगाया जाता है किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करनी है, तो डेलिब्रेट फंक्शन है ये एक। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर समझ आ गया है। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी आएंगी, डेली एक वीडियो आप लोगों के पास आती रहेगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, वो होगी आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।